तो गर्ल्स देखिए, कैपिटल, गुड्स एंड रेवेन्यू ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे। कैपिटल हमारा हो गया, गुड्स हमारा हो गया, रेवेन्यू हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस वर्ड आपने सुन रखा है और एक्सपेंसेस का सिंपल सा मीनिंग होता है खर्चे। बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स इन अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी में एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, आपको पता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसकी शॉप है शूज की, वो शूज बेचता है। लेकिन ये बताइए, शूज बेचने से पहले उसे खरीदना पड़ेगा। मान लो उसने 10,000 के शूज खरीदे, तो जो उसकी पॉकेट से 10,000 रुपए गए वो क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा। और वो करना जरूरी है। बिना खर्चे के आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते। पहले आप खर्चा करोगे, फिर आप रेवेन्यू कमाओगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने कहा जी मैं समोसे बेचूंगा। क्या बेचूंगा? मैं समोसे बेचूंगा। अब समोसे बेचने के लिए उसे तेल चाहिए, उसे मैदा चाहिए, उसे आलू चाहिए, मसाले चाहिए और दूसरी अदर चीजें चाहिए। तो इन सब पर जो उसकी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो क्या है? खर्चा। जब वो ये सारा सामान ले आएगा, इसे बनाएगा, बनाकर वो इसे बेचेगा, तो वो जो बनाएगा, बनने में जितना भी लागत आ रही है वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस वो कॉस्ट होती है जो हमें करनी पड़ती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस वो कॉस्ट होती है जो हमें करनी पड़ती है, इनकर्ड करनी पड़ती है गुड्स को प्रोड्यूस करने में और उसे बेचने में। मतलब यह हुआ कि जो पर्सन जो बिजनेस करता है, जिन चीजों का बिजनेस करता है, उनको खरीदने में जो वो खर्चा करेगा वो क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पर आने वाली लागत। रॉ मटेरियल आपको पता होगा, जैसे रोटी है, रोटी का रॉ मटेरियल क्या है? आटा है। पराठा होता है, पराठे का रॉ मटेरियल क्या होता है? मैदा होता है। जलेबी का रॉ मटेरियल क्या होता है? मैदा होता है। शर्ट एक प्रोडक्ट है, उसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? एक तरीके से फैब्रिक हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल को खरीदने में जो खर्चा आता है वो क्या है? आपका एक्सपेंसिव है। अब देखिए एग्जांपल में आपको वेजेस, सैलरी, कमीशन, रेंट दे रखा है। वेजेस मजदूरी हम पे करते हैं, खर्चा है हमारा। एम्प्लॉइज को सैलरी पे करते हैं, ये एक्सपेंस है। जैसे राबिया स्कूल अपने एम्प्लॉइज को, टीचर्स को सैलरी देता है, ये क्या है? एक्सपेंस है। कमीशन दी जाती है कैश की फॉर्म में, ये एक्सपेंस है। जगह कोई किराए पे ले रखी है, उसका किराया दे रहे हैं, वो क्या है? एक्सपेंस। जैसे मान लीजिए मैंने एक रूम किराए पे लिया और मैं उसका 5,000 रुपए रेंट देता हूँ, तो ये मेरा क्या है? खर्चा है। और नॉर्मली आप मार्केट में जो कुछ खरीदते हैं वो सब आपका खर्चा ही तो होता है। अब आप चाहे मोमोज खरीदें, आप बर्गर खरीदें, कोल्ड ड्रिंक खरीदें, या आप नमकीन खरीदें, बिस्किट्स खरीदें, वॉट एवर यू वांट टू परचेज, ये सब क्या है? एक्सपेंसिव हैं। तो ये क्या है? आपके एक्सपेंसिव। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 वर्ड आए, वेजेस, सैलरी एंड कमीशन। डू यू नो द डिफरेंसेस अमंग दीज आइटम्स, दीज वर्ड्स? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। मजदूरी, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी वेजेस बेसिकली उन लोगों को दी जाती है जो अनस्किल्ड होते हैं, और नॉर्मली वेजेस जो दी जाती है वो डेली बेसिस पे दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का घर बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो वहां पर लेबर आई हुई है काम करने के लिए, वो काम करके जाएंगे और उन्हें क्या होगा? शाम में 500 रुपए या 600 रुपए दे दिए जाएंगे। ये कहलाती है वेजेस। जो लोग रोड बना रहे हैं या ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन्हें डेली बेसिस पर पे किया जाता है, ये क्या है? मजदूरी। जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कई सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर लोग रोजाना आते हैं
वो पैकिंग के काम में लगे हुए हैं, कोई दूसरे काम में लगा हुआ है, और उन्हें शाम में जब वो घर जाते हैं तो उन्हें 300-400 रुपए मिल जाते हैं। तो वेजेस इज बेसिकली गिवन फॉर अनस्किल्ड वर्क, इट इज यूजुअली गिवन ऑन डेली बेसिस। तो आई थिंक आज आपका वेजेस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सैलरी, सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। सैलरी इज बेसिकली गिवन फॉर एम्प्लॉइज। सैलरी किसे दी जाती है? एम्प्लॉइज को दी जाती है, दोज हु आर वर्किंग इन अ कंपनी, इन अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अदर इंस्टीट्यूशंस। यूजुअली स्किल्ड वर्क के लिए सैलरी दी जाती है, सेमी स्किल्ड वर्क के लिए भी दी जा सकती है, लेकिन वेजेस जो होती है वो अनस्किल्ड वर्क के लिए दी जाएगी। अब हम बात कर, जैसे स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर्स को क्या मिल रही है? सैलरी। जो ऑफिस का स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, बच्चों की फीस लेता है एंड अदर काम में इन्वॉल्व है, उन्हें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। इसी तरीके से जो 4th क्लास स्टाफ है, जो सफाई करते हैं, इन्हें भी क्या मिल रही है? मंथली बेसिस पे मिल रहा है, तो ये क्या है? सैलरी है। अब जो सफाई करने वाले होते हैं उनके अंदर भी तो थोड़ी बहुत स्किल्स होती हैं। कमीशन, व्हेन वी टॉक अबाउट कमीशन, इट इज रिलेटेड टू सेल्स। कमीशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में काम करता है, रिटेल का काम करता है, सेल्स का काम करता है। वो करता क्या है? वो कंपनी खिलौने बनाती है और खिलौने बनाकर बेचती है, टॉयज। तो मान लीजिए एक पर्सन है मोहन, मोहन को कंपनी टारगेट देती है, मोहन देखो रोजाना तुम्हें 100 टॉयज बेचने हैं, ये 100 टॉयज बेचोगे तो हम तुम्हें इतना देंगे, लेकिन याद रखो अगर तुम 100 से ज्यादा बेच दो, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 100 से ज्यादा बेच पाओगे या नहीं। अगर तुम 100 से ज्यादा बेचते हो तो हम तुम्हें हर खिलौने पर, हर टॉय पर 5 रुपए देंगे। जैसे मान लो 100 का तो टारगेट है, 100 तो रोजाना बेचने ही बेचने हैं, 100 का टारगेट है, 100 रोजाना बेचने ही बेचने हैं, लेकिन अगर 100 से ज्यादा बेच दिए तो हम आपको 5 रुपए पर प्रोडक्ट कमीशन देंगे। जैसे मान लो मोहन ने क्या करा, 115 टॉयज सेल करे, 100 का तो टारगेट था, 15 एक्स्ट्रा बेचे, तो एक प्रोडक्ट पर, एक खिलौने पर कितना कमीशन कहा था? 5 रुपए। 15 5 75, तो 75 रुपीज उसे कमीशन के मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड होते हैं आपके वेजेस, सैलरीज, कमीशन, वेजेस, सैलरी, कमीशन, इसे हम क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। REMUNERATION। मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, बट क्योंकि इस पर इसी तरीके से लिखा जाएगा तो आप ये समझ लेना कि हाँ ये ठीक है। REMUNERATION, वेजेस, सैलरी, कमीशन, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं रेमुनरेशन। तो कभी भी किसी के भी जबान से अगर आप ये सुने रेमुनरेशन या कहीं पर आप पढ़े रेमुनरेशन, तो आप फौरन समझ जाना कि सर ने बताया था रेमुनरेशन इन्वॉल्व 3 टर्म्स, वेजेस, सैलरी एंड कमीशन। वेजेस इज गिवन, देखिए वेजेस डेली बेसिस पे दी जाती है, सैलरी जो होती है वो यूजुअली मंथली बेसिस पे दी जाती है, और कमीशन एक्स्ट्रा काम करने पर दी जाती है, और ये रेंट। तो आई थिंक अब आपके एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। खर्चे, देखिए ये वो खर्चे होते हैं जो रेगुलर लेवल पर किए जाते हैं। याद रखना एक्सपेंसिव जो होते हैं वो रेगुलर लेवल। अब रेगुलर लेवल का मतलब ये नहीं कि रोजाना। अब देखिए सैलरी जो है महीने में 12 बार दी जाती है, हर महीने दी तो जा रही है, हम इसे कहेंगे कि रेगुलर लेवल पर दिया जा रहा है। रेंट जो है हर महीने दिया जाता है, वेजेस रोजाना दी जा रही है। तो एक्सपेंसिव जो होते हैं वो रेगुलर लेवल से कनेक्टेड होते हैं, और रेवेन्यू भी रेगुलर लेवल से कनेक्टेड, क्योंकि देखिए हर इंसान जो बिजनेस करता है वो नॉर्मली रोजाना ही बिजनेस करता है और रोजाना ही कुछ ना कुछ कमाता है और रोजाना ही उसे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। तो ये था हमारा एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट की। ये हमारा प्रॉफिट। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, वो समोसे बना रहा है, और समोसा बनाने में उसका जो खर्चा आया वो 10 रुपये आया। अब इस 10 रुपये में उस समोसे में लगने वाला तेल भी शामिल है, मसाले भी शामिल हैं, आलू भी शामिल है,
और उसमें मैदा भी शामिल है और जो मजदूर काम कर रहा है उसकी वेजेस भी इंक्लूड है। तो सब कुछ मिलाकर अब उस मालिक को, जो समोसे बेचने वाला है, उसका खर्चा कितना आया? 10 रुपए आया। ठीक है, अब ये बताइए वो 10 रुपए में कोई बेचेगा? उसने 10 रुपए का समोसा बनाया और उसने कहा ठीक है मैं इसे 15 रुपए में बेचूंगा, तो उसने 15 रुपए में बेचा। तो ये बताइए 10 रुपए जो उस समोसे को बनाने में लग गए वो क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस। और उस समोसे को बेचकर जो 15 रुपए आए वो क्या है? रेवेन्यू। और ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आया है ये क्या है? प्रॉफिट। तो पता चला प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। देखिए ये रहा पहला पॉइंट इसका कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। 15 रुपए समोसे बेचकर आए, खर्चा 10 का हो गया, तो बचा कितना हमारे पास? 5 रुपए। ये क्या है? प्रॉफिट। तो याद रखना, जितने भी दुकानदार, बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी दुकानदार, चाहे वो मिल्क सेल करने वाले हों, कर्ड सेल करने वाले हों, कपड़े बेचने वाले, स्टेशनरी बेचने वाले, या फिर सब्जियां फ्रूट्स बेचने वाले, ठीक है, सामान बेचकर जो उनके पास पैसा आता है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू। क्या कहलाता है? वो रेवेन्यू कहलाता है, सामान बेचकर जो उनके पास पैसा आता है। और जो उस सामान को खरीदने में उनकी जेब से चला गया वो क्या है? एक्सपेंस। जो बच गया वो क्या है? प्रॉफिट। तो देखिए मैंने आपको बता भी रखा है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। मतलब खर्चे से जितना ज्यादा रेवेन्यू होता है वो सब हमारा प्रॉफिट होता है। खर्चा 10 रुपए का था, 15 का रेवेन्यू था, तो 5 रुपए का हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट। अब एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर। मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रॉफिट क्या करता है? उस कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं आलू की कुलिया वाला। एक पर्सन है, उसने क्या करा? 5 किलो आलू उबाले, 100 रुपए का उसका खर्चा आया आलू लेने में। तो बताइए, आलू की कुलिया का बिजनेस कर रहा है तो 100 रुपए जो उसने आलू खरीदने में लगाए वो उसकी कैपिटल है। आलू वो ले आया, ठीक है। अब आलू बनाकर उसने कुलिया बनाकर बेचा और 100 रुपए का आलू बेचकर उसके पास 150 रुपए आ गए। ये जो 150 रुपए उसके पास आए हैं, इसमें 100 रुपए तो उसके वो हैं जो उसकी कैपिटल का अमाउंट है और 50 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। तो बताओ, पहले उसकी कैपिटल 100 रुपए लगी थी, अब प्रॉफिट उसमें जुड़कर कितना हो गया? 150। अब वो फिर आगे उसी के अकॉर्डिंगली पोटैटो परचेज करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओनर। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रखा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर मान लो समोसे को बेचकर 15 रुपए आए तो 15 क्या है? आपका रेवेन्यू है, और खर्चा 10 रुपए का था तो वो माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? 5 रुपए का आपका प्रॉफिट बचेगा। तो ये था प्रॉफिट। तो पता चला रेवेन्यू में से खर्चा माइनस करके हमारा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे बात करते हैं लॉस, नुकसान। नाम सुना होगा, लेकिन बिजनेस में नुकसान को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ये ध्यान से सुने। देखिए नुकसान को हम 2 सेंस में लेते हैं। एक तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि मान लो कोई सामान था 10 रुपए का, हमने खरीदा था, 9 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ या नहीं? ऐसा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, अगर वो सेल नहीं होते तो वो खराब हो जाते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जो बनाना सेल करता है, वो मार्केट से, मंडी से, आजादपुर मंडी से, फ्रूट्स मार्केट जो है वहां से 1 डजन बनाना परचेज करा 50 रुपए का। कितने का परचेज करा? 50 रुपए का परचेज करा। तो बताओ ये उसका खर्चा है। अगर वो इसे 60 रुपए पर डजन बेच देता है, मतलब 50 रुपए का खर्चा आया बनाने को खरीदने में, 60 रुपए में बेचता है तो 10 रुपए का फायदा कमाएगा। 50 रुपए उसका एक्सपेंस है, 50 रुपए उसका एक्सपेंस है, 60 रुपए उसकी रेवेन्यू है और 10 रुपए का उसे फायदा होगा। पता चला वो जो 50 रुपए के बनाना परचेज करके लाया उसका खर्चा हुआ। कोई भी बनाना लेने को तैयार नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है बनाना। अब क्या हुआ, वो बनाना पहले ग्रीन थे, फिर येलो हुए, फिर वो ब्राउन होने लगे। अब उसे ऐसा लगता है जो खरीद कर लाया था कि अगर ये बनाना सेल नहीं हुए तो क्या होगा, मुझे ये पूरा नुकसान हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि 50 रुपए के 12 मैंने खरीदे थे,
60 रुपए मतलब 50 रुपए से ज्यादा में तो कोई भी इन्हें खरीदने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। इवन अब 50 रुपए का भी कोई इन्हें खरीदेगा नहीं। चलो एक काम करता हूँ, 30 रुपए में बेच देता हूँ। कोई पर्सन आ गया, वो 30 रुपए में पर डजन बनाना ले गया, तो उसने खरीदा कितने का था? 50 रुपए का। ये क्या है? 50 रुपए उसका एक्सपेंस है। लेकिन उस 1 डजन बनाना को बेचकर उसके पास कितने रुपए आए? 30 रुपीज आए। ये क्या है? रेवेन्यू। तो 50 रुपए का खर्चा हुआ, 30 रुपए रेवेन्यू आया, तो 20 रुपए क्या हुआ? आपका नुकसान हुआ। तो याद रखना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और लॉस का फॉर्मूला होता है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और लॉस का फॉर्मूला है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। ये मीनिंग होता है लॉस का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं लॉस की अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, दुकान में सामान रखा हुआ था, आग लग गई, लॉस बाय फायर। नुकसान हुआ या नहीं? इस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। चोर ने आकर चोरी कर ली। चोर ये कहेगा मैं आऊंगा, चाय बना के रखना, मैं पीकर जाऊंगा और फिर सामान चुरा के ले जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लॉस जो है वो लॉस बाय फायर, नुकसान होगी आग लगने से। चोरी की वजह से लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये क्या है? आपका नुकसान। इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी सब्जियां या फ्रूट्स जो हैं गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पॉइलेज। क्या बोलते हैं? स्पॉइलेज। तो वो भी नुकसान है आपका। और लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, क्या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी नुकसान होता है? अर्थक्वेक आ गया, नुकसान हो गया, फ्लड्स आ गया, नुकसान हो गया। तो ये भी हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। तो इस तरह से दो सेंस में हम क्या लेते हैं? बिजनेस लॉस को समझते हैं। पहला वाला क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नुकसान हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एंड यू मस्ट नो एंड यू मस्ट इनग्रेव अपॉन योर माइंड के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। खर्चे और नुकसान में क्या डिफरेंस है? खर्चे और नुकसान में क्या डिफरेंस है, हमें ये देखना है। देखिए, एक जो सबसे मेन डिफरेंस है एक्सपेंसेस और लॉसेज में, वो ये है, खर्चे जितने भी होते हैं वो कैश की फॉर्म में पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को सैलरी देनी है 20,000 रुपये, मैंने 20,000 रुपये दे दिए, तो बताइए ये 20,000 रुपये मैंने पे करे या नहीं? किराया मैंने 10,000 रुपये दिया कैश की फॉर्म में, मजदूर को मजदूरी 500 रुपये दी, कमीशन 600 रुपये दी, तो सब कुछ मैं कैश की फॉर्म में पे कर रहा हूँ। लेकिन लॉसेस जो होते हैं वो कभी भी कैश की फॉर्म में पे नहीं होते। हाँ, हमें पता होता है इतने अमाउंट का नुकसान हुआ है, लेकिन कभी भी हम कैश में पे नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान रखा हुआ था, कपड़े रखे हुए थे 5 लाख रुपए के, आग लग गई, ठीक है, सारे जल गए। हमें पता है 5 लाख के कपड़े थे, अमाउंट पता है, लेकिन हमारी पॉकेट से नहीं गया 5 लाख रुपए नुकसान में। तो नुकसान जो होता है वो करता क्या है? वो कैश में पे नहीं होता, और जबकि खर्चा जो होता है वो कैश में पे होता है। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, ये आपका क्या है? नुकसान। एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश वाइल लॉसेज आर नॉट पेड इन कैश। इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, खर्चे जो किए जाते हैं, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, रेवेन्यू आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक आप खर्चा ना करें। अब ये कोई होगा कि सोनपरी आएगी और आपको सामान दे जाएगी और आप बेच देंगे? आपको सामान खरीदना पड़ेगा, या तो बनाना पड़ेगा, बनाकर बेचना होगा, या खरीद कर बेचना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी खर्चे होते हैं आपको वो किए जाते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जबकि नुकसान ऐसा नहीं करते। नुकसान हो जाता है, बस हम उसका दर्द फील कर लेते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, थोड़े से उदास हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान जो होता है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं किया जाता। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यूज। बिना खर्चों के आप रेवेन्यू कमा ही नहीं सकते। पकोड़े बेचने हैं तो पकोड़े या तो बनाओ या बने बनाए खरीद कर बेचो। खरीदने में जो पैसा जाएगा वो एक्सपेंस है, बनाने में जो पैसा लगेगा वो एक्सपेंस है। तो पता चला एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे। एक बनाना बेचने वाला बनाना तब बेचेगा जब खरीद कर लाएगा, खरीद कर लाएगा तो जो उसकी पॉकेट से जाएगा वो क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर हो गई बात?
तो ये दो डिफरेंसेस आप अच्छे से याद रखना। कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप बताना खर्चे कैश में पे होते हैं जबकि लॉसेस कैश में पे नहीं होते। खर्चे जो किए जाते हैं रेवेन्यू को कमाने में किए जाते हैं जबकि लॉसेस ऐसा नहीं करते। तो आई थिंक ये आपके लॉसेस वाला पॉइंट भी क्लियर है। अब हमारे दो टर्म्स आती हैं, एक आता है डेटर्स और एक आता है क्रेडिटर्स। देखिए DEBTORS डेटर्स, बी विल बी साइलेंट, डेटर्स नहीं होगा, ये डेटर्स होगा। अगर मैं इसके आगे से एस हटा दूं तो डेटर का मतलब होता है देनदार और डेटर्स का मतलब एक से ज्यादा देनदार। तो डेटर्स का मतलब क्या होता है आपका देनदार। ये जो है ये आपका ये क्या है देनदार। इज इट क्लियर? ये क्या होगा देनदार। और ये जो नीचे आपको क्रेडिटर्स दे रखा है, अगर एक क्रेडिटर है तो एक लेनदार, क्रेडिटर्स हैं तो एक से ज्यादा लेनदार। क्लियर है बात ये? तो ये आपके लेनदार हो गए। अब हम समझते हैं ये देनदार और लेनदार कौन होते हैं। इतना तो तय है इंसान होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है देनदार और लेनदार। याद रखना अकाउंट्स में जानवरों की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। हमें एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि अकाउंट जो मेंटेन होते हैं वो इंसान ही करते हैं, तो इसलिए इंसानों को ही दिमाग में रखकर चलना। अब हम बात करते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स की। डेटर्स एक से ज्यादा देनदार, क्रेडिटर एक से ज्यादा लेनदार। अब जरा देखिएगा, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरी पेस्ट्री की दुकान है, ठीक है। मैं अज्यूम कर लो कभी आप समझ ले कि मेरी रियल में है, आई डोंट हैव एनी पर्सनल शॉप। मेरी पेस्ट्री की दुकान है, ठीक है। और मान लीजिए एक पर्सन है सलमान, वो मेरी दुकान पर आए, उन्होंने कहा कि 500 रुपए की पेस्ट्रीज दे दो। मैंने 500 रुपए की पेस्ट्रीज दे दी। उन्होंने कहा अमाउंट बाद में लेना, इसका मतलब उधार करना चाह रहे हैं वो। मैं जानता था उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं 5 दिन के बाद दूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है। अब ये बताइए, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये जो लेन देन हुआ है, ये मेरे बीच में और सलमान और हम दोनों के बीच में हुई है। क्लियर है बात? मैं भी इंसान, सलमान भी इंसान है। क्लियर हो गई बात? अब जरा ध्यान से सुनिए, इस ट्रांजैक्शन में देखकर ये बताइए कि लेनदार कौन है और देनदार कौन है। पता ये चला सलमान को मुझे 500 रुपए देने हैं तो वो देनदार है और मुझे लेने हैं, मैं लेनदार हूँ। तो पता चला मेरे लिए मैं सेलर हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ सलमान को उधार, ठीक है। मैंने सलमान को उधार में सामान बेचा, सलमान ने कहा 5 दिन के बाद लेना, तो मुझे सलमान को पैसा देना है। तो मेरे लिए, मैं सेलर हूँ, मेरे लिए सलमान कौन है? देनदार। कौन है सलमान? देनदार। और सलमान के लिए मैं कौन हूँ? लेनदार। कौन हूँ सलमान के लिए? मैं लेनदार। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो लेनदार और देनदार होते हैं ना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये हमेशा उधार वाली ट्रांजैक्शन में होते हैं। और उधार के लिए अकाउंट्स में जो वर्ड आता है वो आता है क्रेडिट। क्या आता है? क्रेडिट। CREDIT, ये क्रेडिट वर्ड यूज होता है अकाउंट्स में उधार के लिए। क्लियर है बात ये? तो अब जरा हम इसे और समझते हैं। तो कभी भी कैश ट्रांजैक्शन में देनदार लेनदार नहीं होते। आ गई बात समझ में? अब बहुत सिंपल है देनदार और लेनदार को समझने का तरीका। जब भी हम देनदार की बात करें तो आप ये मान लो कि आपने किसी को उधार में सामान बेचा। आपने किसी को उधार में सामान बेचा, जिस इंसान को उधार में सामान बेचा है वो आपका कौन है? देनदार है। क्या है? आपका देनदार। अगर हम बिजनेस से हटकर बात करें तो एक दो एग्जांपल वो भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 2 सहेलियां हैं, 2 सहेलियां और उनके नाम आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ नाम याद नहीं है, फिर भी चलिए मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं सेलर था, ठीक है। मान लीजिए मेरा फ्रेंड है शाहरुख। मैंने शाहरुख को अपनी वॉच दे दी, घड़ी दे दी, और शाहरुख से कहा कि ये वॉच मुझे 3 दिन के बाद दे देना, उसे जरूरत थी, ठीक है। तो अब पता है क्या है, शाहरुख मेरा देनदार है, उसे मुझे घड़ी देनी है। क्लियर हो गई बात? आपकी सहेली है, ठीक है,
मान लो दो सहेली हैं, सलमा एंड शादिया। सलमा ने अपना रजिस्टर शादिया को दिया और ये कहा काम पूरा होने के बाद मुझे लौटा देना। जब तक शादिया ये रजिस्टर सलमा को नहीं दे देती तब तक शादिया सलमा की क्या रहेगी, देनदार रहेगी। देनदार वो होते हैं जिन्हें कुछ देना होता है। अगर मैं बैंक से लोन ले लूं तो मुझे बैंक को पैसा वापस देना है या नहीं, तो बैंक के लिए मैं देनदार बन जाऊंगा। क्लियर हो गई बात। तो देनदार का मीनिंग जब भी आपको जानना हो तो सबसे आसान तरीका है कि आपने किसी को कुछ दिया। जैसे मान लीजिए आप कुछ सामान बेच रहे हैं, आप फ्रूट्स बेच रहे हैं, आपने मिस्टर ए को दिया, मिस्टर बी को दिया, मिस्टर सी को दिया, इन तीनों को दिया, उधार दिया, तो ये तीनों आपके देनदार बन जाएंगे। आपके फादर का बिजनेस है, आपके फादर ने किसी को उधार में सामान बेचा, जिस इंसान को उधार में सामान बेचा है वो आपके फादर का कौन है, देनदार। सो व्हेन यू वांट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ डेटर्स, think you are selling some goods to other person, such other person will be known as debtors। तो आई थिंक देनदार का मीनिंग आपका क्लियर हो गया। इसी तरीके से लेनदार, जब भी आपको लेनदार का मीनिंग जानना हो ये सोच लेना कि आपने किसी से उधार खरीदा। जब आप किसी से उधार खरीदोगे तो वो कौन बन जाते हैं, आपके लेनदार। स्कूल में एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी सहेली ने दूसरी सहेली को दिया, अगर किसी फ्रेंड ने किसी दूसरी सहेली को रजिस्टर दिया तो जिसे दिया है वो देनदार है और जिसे रजिस्टर लेना है वो लेनदार है। आ गई बात समझ में। एक बात और याद रखना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर कनेक्टेड विद क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधार वाली ट्रांजैक्शन, अब देखिए डेफिनेशन देखिए डेटर्स की, द पर्सन्स, वो इंसान, टू हुम, जिन्हें गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। दो बातें आई हैं, या तो हम गुड्स उधार में बेचें या सर्विसेज उधार में दें, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे देनदार कहलाते हैं। द पर्सन्स, वो इंसान, टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब देखिए, ये जो क्रेडिट वर्ड आया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, उधार। क्या होता है इसका मतलब, उधार होता है। क्लियर है बात ये। तो वो पर्सन जिन्हें हम उधार में सामान बेचते हैं, वो पर्सन जिन्हें हम उधार में सामान बेचते हैं या सर्विसेज उधार में देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, देनदार। और नीचे लिखा हुआ है डेटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। उधार बेचने पर डेटर्स बनते हैं। मेरी पेस्ट्री की शॉप थी, मैं सेलर था, सलमान मेरी दुकान पर आया, वो परचेजर है, मैं बेचूंगा तो मैं सेल करूंगा, सलमान खरीदेगा तो वो परचेज करेगा। मैंने सलमान को उधार में सामान बेचा तो सलमान ने उधार में खरीदा। जब मैं सलमान को उधार में सामान बेचूंगा तो सलमान मेरा डेटर बनेगा। डेटर वो मेरा कब बना, जब मैंने उधार में सामान बेचा। इस वजह से ये सेंटेंस है, डेटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स। डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट सेल्स से कनेक्टेड होते हैं। उधार में बेचना, क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है, उधार में बेचना। क्लियर हो गई बात। अब आप ये सवाल कर सकते हैं, सर ठीक है, जैसे आपने पेस्ट्रीज बेची, पेस्ट्रीज आपके लिए गुड्स थी, आपने उधार में गुड्स बेची। ये जो लिखा हुआ है सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सर्विसेज बेचना, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है और मैं वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स मैं बच्चों को सामान तो दे नहीं रहा, बल्कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, टीचिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। महीना पूरा हुआ, उससे मुझे 1000 रुपए लेने थे फीस के, उसने अभी नहीं दिए, उसने कहा 15 दिन के बाद दूंगा। तो इसका मतलब मैंने अपनी सर्विसेज जो रेंडर करी हैं, दी हैं उस स्टूडेंट को, वो उधार में दी हैं। अब जब तक वो मुझे 1000 रुपए नहीं दे देता तब तक वो मेरा क्या रहेगा, देनदार रहेगा। क्या रहेगा, वो मेरा देनदार रहेगा। आ गई बात समझ में। तब तक वो मेरा क्या रहेगा, देनदार रहेगा। बताइए समझ में आ गई बात ये। अब ध्यान से सुनिएगा आप, ये हमारा क्या हो गया, डेटर्स हो गए। इसी तरीके से क्रेडिटर्स होते हैं। जिस तरीके से हम सर्विसेज उधार में दे सकते हैं, इसी तरीके से हम सर्विसेज उधार में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया और डॉक्टर ने कहा लाओ मेरी फीस 500 रुपए। तो हमने कहा जी 500 रुपए तो अभी है नहीं, बाद में ले लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सर्विसेज प्रोक्योर कर ली उधार में। क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोक्योर कर ली
सर्विसेज हमने क्या कर ली, प्रोक्योर कर ली उधार में, तो ये क्या है आपका सर्विसेज को उधार। तो या तो हम उधार में गुड्स बेचेंगे या उधार में सर्विसेज देंगे, या हम उधार में गुड्स खरीदेंगे या उधार में सर्विसेज लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, डेटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स, ये लिखा हुआ है या नहीं। इसी तरीके से यहाँ एक सेंटेंस रह गया, वो आप यहाँ लिख लेना क्रेडिटर्स वाले में, क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेजेस। डेटर्स कब बनते हैं, जब हम उधार में सामान बेचते हैं, और क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब हम उधार में सामान खरीदते हैं। तो होपफुली ये सारी टर्म्स आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया हो।